जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज ये हमारा यूपी पुलिस एसआई का तीसरा प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस का, जिसमें हमने 40 प्रश्नों को लिया है। ये हमारा एग्जाम हुआ था 2/12/2021 को, ये इसकी 3rd शिफ्ट है। इससे पहले हमने 2 शिफ्टों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो को देख लेना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग खाली जगह को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसमें पूछा गया है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो किसको एक वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है आपके भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारतीय संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत के राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आगे चलते हैं। खाली जगह के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना जबरन मजदूरी का एक प्रकार है। ऑप्शन है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, क्रांतिकारी कामगार संघ बनाम भारत सरकार, मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ, आगे इंडियन एयरपोर्ट कामगार यूनियन बनाम भारत संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना जबरन मजदूरी का एक प्रकार है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अनुच्छेद 23 की व्याख्या करते हुए जबरन मजदूरी को दंडनीय अपराध घोषित किया। अनुच्छेद 23 और 24 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करना राज्य का एक सांविधिक कर्तव्य है। आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से अलग हो गया। ऑप्शन है चीन, यूके, पाकिस्तान, यूएसए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 खाली जगह के तहत प्रदान करता है कि निरुद्ध किए गए किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने के लिए उसे दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन है धारा 3 की 5, धारा 5, धारा 5 का ए, धारा 3 का 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 5। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 के तहत यह उपबंध वर्णित है कि निरुद्ध किए गए किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने के लिए उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक निवारक विरोध कानून है। आपको ये भी याद रखना है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब का है, 1980 का। आगे चलते हैं। पुनर्वास और पुनर्स्थापन समिति के संयोजक खाली जगह हैं। पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक, जिला योजना समिति के अध्यक्ष, अपेक्षित निकाय के प्रतिनिधि, परियोजना के भूमि अधिग्रहण अधिकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सोशल नेटवर्किंग ऐप ने लाइव रूम सुविधा फीचर आरंभ की है। ऑप्शन है आपके सिग्नल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंस्टाग्राम। यदि हम बात करें इंस्टाग्राम के बारे में, इंस्टाग्राम को 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था 6 अक्टूबर 2010 को। आगे चलते हैं। दशमलव संख्या 7 का बाइनरी समकक्ष है। ऑप्शन है आपके 10 10 01 10 01 11 1000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0111। दशमलव संख्या 7 का बाइनरी समकक्ष 0111 है। बाइनरी कंप्यूटर जगत में प्रयोग की जाने वाली एक सांकेतिक संख्या पद्धति है जिसमें सिर्फ 2 अंक 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि बाइनरी संख्या पद्धति को एक बेस 2 पद्धति के रूप में भी जाना जाता है।
बेस टू पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत कितने राज्य में विशेष प्रावधान है? ऑप्शन है 8, 14, 10, 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत 12 राज्यों में विशेष प्रावधान है। ये संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 जहाँ तक संबंधित है। इन राज्यों का नाम निम्नलिखित है। इनमें कौन कौन से 12 राज्य हैं उनको देखते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं गोवा। इसका मूल उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा इन राज्यों के जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं। आचार संहिता पहली बार केरल में खाली जगह में राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले पेश की गई थी। ऑप्शन है आपके 1958, 1966, 1960, 1968। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960। जैसा कि हमने कल भी क्वेश्चन किया था, तो कल भी पेपर में पूछा गया था। कल ये क्वेश्चन था कि सबसे पहले किस राज्य में किस राज्य में विधानसभा चुनाव में लगाई गई थी, तो वहाँ केरल था इसका आंसर। अब यहाँ इसमें सन पूछ लिया है। आगे चलते हैं। निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क दर पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना निर्माता को सुविधा प्रदान करती है? ऑप्शन है भारत योजना से व्यापार निर्यात, निर्यातोन्मुख पूंजीगत वस्तु योजना, अग्रिम पूंजी प्राधिकरण योजना, एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस कैपिटल होल्डर्स योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्यातोन्मुख पूंजीगत वस्तु योजना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव नियम देश वर्ष में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन है 1996, 1990, 1994, 2002। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1994। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियम 1994 वर्ष में स्थापित किए गए थे। वहीं अगर हम बात करें कि पंचायती राज के बारे में, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल और अनन्य है? ऑप्शन है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, संसद सदस्य के निर्वाचन विवाद, विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन विवाद, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल और अनन्य है। इसमें इस विवाद में ये बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार निम्नलिखित मामलों में उच्च न्यायालयों को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। इसमें दे रखा है, पहला है आपका भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के मध्य विवाद, या तीसरा है हमारा दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद। ये आपको 3 कारण दिए हैं इसके। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन वाहनों को BSVI और BSIV अनुपालन से छूट प्राप्त है? ऑप्शन है आपके रक्षा, व्यावसायिक, भारी वाहन और निजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्षा। रक्षा वाहनों को BSVI, BSIV मानकों के लिए अनुपालन से छूट प्राप्त है। BS का अर्थ भारत स्टेज होता है। इसका संबंध वाहनों के उत्सर्जन मानकों से है। BSIV इंजन जिन गाड़ियों में होता है उनके ईंधन में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है। यह धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण माना जाता है। BSVI वाहनों में कंपनी द्वारा एडवांस एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। यह डीजल वाहनों में 70% और पेट्रोल वाहनों में 25% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगा। आगे चलते हैं। स्वस्थ शहर निम्नलिखित में से कौन से संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, आगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आगे यूनेस्को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, WHO।
आगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था? ऑप्शन है केसरी, बॉम्बे समाचार, स्वदेश मित्रन, स्टेटस मैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया समाचार पत्र कौन सा था? केसरी, जो कि मराठी था। वर्ष 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन मराठी भाषा में किया गया। इसका उपयोग तत्कालीन भारतीय समाज में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता और एकता का संचार करने में किया जाता था। अगर हम वहीं बात करें, बाल गंगाधर तिलक का जो प्रसिद्ध वाक्य था या नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। काफ़ी इंपोर्टेंट पूछ लेता है, याद रखना है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके बेंगलोर, गुरुग्राम, चेन्नई, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा खाली जगह से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवशाली क्रांति, रूसी क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूसी क्रांति। आगे चलते हैं। आयकर अधिनियम 1961 खाली जगह के तहत छूट और राहत प्रदान करता है। ऑप्शन है अध्याय 9 के प्रावधानों, अध्याय 7 के प्रावधानों, अध्याय 8 के प्रावधानों, अध्याय 6 के बी प्रावधानों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्याय 8 के प्रावधानों। आयकर अधिनियम 1961 अध्याय 8 के प्रावधानों के तहत छूट और राहत प्रदान करता है। आयकर अधिनियम 1961 भारत सरकार में आयकर निर्धारण का प्रमुख कानून है। संसद वित्त अधिनियम द्वारा इसमें संवर्धन और विलोपन कर सकती है, याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19 है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस जारी करता है। ऑप्शन है आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, राष्ट्र के राष्ट्रमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस जारी करता है। इसका उद्देश्य विश्व जनसंख्या संभावनाओं का आकलन करना हो, इसके अनुसार जनहित में सुझाव जारी करना है। संयुक्त राष्ट्र 1945 ईस्वी में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 193 है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण पेप्टिक अल्सर जठर स्रवण होता है? ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, आगे हेलिकोबैक्टर पाइलेरी, आगे लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कि कौन सा जीवाणु के बारे इसमें बात की गई थी, किस जीवाणु के कारण पेप्टिक अल्सर होता है, जिसे हम ये होता है हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। आगे चलते हैं। सरितजीवी पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है नदी, घास के मैदान, तालाब और झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नदी। सरितजीवी पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण कौन सा है इनमें से? नदी। वहीं हम अगर बात करें पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में। याद रखना है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी है? ऑप्शन है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। आगे चलते हैं। प्रश्न है किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा खाली जगह सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति से यथोचित रूप से मांग करने पर प्रत्येक व्यक्ति उन्हें सहायता करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन है इलाके का दौरा कर रहे किसी भी वीआईपी की सेवा में, अवैध रूप से निर्मित किसी भी संपत्ति को नष्ट करने में, आगे प्रवासियों को आवास की सुविधा प्रदान करने में, आगे शांति भंग की रोकथाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति भंग की रोकथाम में। आगे चलते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार प्रावधानों संविधान के प्रावधानों के तहत चलती है? ऑप्शन है 174, 272, 355, 123। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 355। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के तहत चलती है। आगे चलते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है भारतीय वन्यजीव संस्थान, WII के निदेशक, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, आगे भारत के प्रधानमंत्री, आगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं ZSI के निदेशक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है। आपसे पूछ भी सकता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है, तो ये 1972 का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, आपका अपना चैनल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह कानून है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा निरस्त किया गया था। खाली जगह मतलब उसमें पूछा है वह कौन सा कानून है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा निरस्त किया गया था। ऑप्शन है बैंक गोपनीयता अधिनियम 1970, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, डेटा संरक्षण अधिनियम 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 31 के तहत सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त कर दिया गया। याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है, तो 2005 का है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। वह शक्ति जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति द्वारा संबोधित किसी भी पत्र को रिट में परिवर्तित कर सकता है और मामले की सुनवाई कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, सलाहकार अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र। आगे चलते हैं। भूमि के अभिग्रहण और अधिग्रहण के कानून पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट इसकी खाली जगह रिपोर्ट थी। ऑप्शन है आपके 10वीं, दूसरी, छठी और 49वीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वीं। भूमि के अभिग्रहण और अधिग्रहण के कानून पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट इसकी 10वीं रिपोर्ट थी। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के सामान्य संचालन को हड़पने के लिए किसी भी तरह से डिजाइन किए गए कंप्यूटर निर्देशों का कोई भी सेट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 के तहत के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है आपके एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक संक्रमण, एक कंप्यूटर संदूषक, एक दुर्भावनापूर्ण कोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक कंप्यूटर संदूषक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 353 और 354, अनुच्छेद 351 और 352, अनुच्छेद 361 और 362, अनुच्छेद 358 और 359। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 358 और 359। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था? ऑप्शन है आपके 1834, 1829, 1729, 1727। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1829। सती प्रथा को वर्ष 1829 में अवैध घोषित किया गया। राजा राममोहन राय ने मानव समाज के कलंकित करने वाली सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से अधिनियम पारित करवाकर इसे अवैध घोषित करवा दिया था। इस प्रथा का प्रचलन था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी पति के साथ चिता पर बैठा दिया जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। आगे चलते हैं। हाल के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च करना होगा? ऑप्शन आपके 3.4 ट्रिलियन, 2.4 ट्रिलियन,
आगे 4.4 ट्रिलियन, आगे 1.4 ट्रिलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.4 ट्रिलियन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक कौन सा है? ऑप्शन है आपके न्यूटन, आगे न्यूटन प्रति सेकंड, आगे न्यूटन सेकंड स्क्वायर, आगे न्यूटन सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। आगे है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाएगा? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का 2 श्रेणियों में विभाजन किया जाना चाहिए? न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। ऑप्शन आपके बी एन राव, महात्मा गांधी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी एन राव। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को छोड़कर अधीक्षण की सत्ता प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 227। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की सत्ता प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 223 में उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 226 में रिट जारी की उच्च न्यायालय की रिक्त शक्ति बताया गया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की रिट के बारे में बात करेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। हाई कोर्ट में रिट जारी की जाती है 226 आर्टिकल से, और सुप्रीम कोर्ट में रिट कौन से आर्टिकल से की जाती है? आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। किसी राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन है आपके संबंधित राज्य के राज्यपाल, आगे भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के कानून मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबंधित राज्य के राज्यपाल। किसी राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के पद और कार्य का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि राज्य का महाधिवक्ता के संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो उसके संबंधित 165 आर्टिकल है। आगे चलते हैं। पहली देशी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? ऑप्शन है आपके अमर्त्य सेन, अर्देशियर ईरानी, दादा साहेब फाल्के, आगे एन.जी. चित्रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के। यदि हम बात करें कि राजा हरिश्चंद्र जो पहली देशी भारतीय मूक फिल्म थी वो कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी आपकी 1913 में। आगे चलते हैं। खाली जगह के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बालकों और अल्पवयों को शोषण से और नैतिक तथा आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 39 सी, अनुच्छेद 39 ए कैपिटल ए, अनुच्छेद 39 एफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 एफ। अनुच्छेद 39 एफ के तहत भारत का संविधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बालकों और अल्पवयों के शोषण से और नैतिक तथा आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए। ये वहीं हम बात करें अनुच्छेद 39 ए, यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने का अधिकार है। अगर हम बात करें 39 सी के बारे में, तो यह उपबंध करता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पाद साधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी केंद्र न हो। वहीं हम बात करें अनुच्छेद 39 कैपिटल ए के बारे में,
सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। अगर हम कैपिटल ए की बात करेंगे तो सामान्य न्याय और शुल्क विधिक सहायता के बारे में बात करिए। अगर 39A का जो हमारा स्मॉल ए है का एक जो हमारा सब आर्टिकल है, इसमें एक क्या गया, यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन आपके बदायूं, जीवी नगर, श्रावस्ती, रामपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवी नगर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जीवी नगर की साक्षरता दर सबसे अधिक कितनी थी? 80.12%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, जिसकी साक्षरता है 88.06%। तथा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर है, जिसकी कानपुर नगर है, जिसकी साक्षरता कितनी है? 75.05%। ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप चैनल पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, SG के ट्रैक लिंक आपको मिली जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।